हेलो एवरीवन। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 2 और आखिरी पार्ट करने वाले हैं। इसके पहले आपने लगभग शायद 4 टाइप देख लिया था। इसके बाद हम लोग बाकी टाइप्स कवर करने वाले हैं। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं। तो जहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था वहाँ तक आपको लेके आते हैं। ये सारा हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज देखो ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन परपेंडिकुलर एंड पैरेलल लाइंस। ये क्या है नहीं है, और इसके भी पहले एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, तो सबसे पहले दो लाइन के बीच के कोण का जो फॉर्मूला है वो ये है, टेन थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। इसका एक्चुअली फॉर्मूला देखिएगा तो मॉड होता है, और यहाँ पे जो है m मतलब आपको याद होगा पिछले क्लास में मैंने बताया था कि स्लोप होता है, यानी ढाल या प्रवणता होता है। तो m1 जो है स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन है, और ये जो आपका m2 रहेगा यहाँ पर स्लोप ऑफ सेकंड लाइन है। कई बार लोग इसमें प्लस माइनस लेके भी बताते हैं, तो आप उसको टेंशन ना ले, अभी जैसे ही सवाल आएगा तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। और आप टाइटल में देख रहे होंगे डिस्टेंस बिटवीन परपेंडिकुलर एंड पैरेलल लाइन, यानी लंब और जो समांतर रेखा है दूरी, तो वो भी कुछ देर में आपको पता चलेगा। तो उसके लिए फॉर्मूला ना करके डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चंस पे ही सीख जाएंगे। और आपको पता होगा कि हमने स्लोप निकालने का 3 फॉर्मूला सीखा है, एक पॉइंट के लिए, एक थीटा के लिए और एक लाइन के लिए। तो चलिए फटाफट से आते हैं और देखते हैं पहला सवाल क्या है। और ये देखो सबसे पहला सवाल है कि लंबवत दूरी अपने को निकालना है ना। तो बिंदु इतना से लंबवत दूरी आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए लंबवत डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बताते हैं। ये आपका समीकरण है, इसलिए चूंकि इसको क्वेश्चन में ही समझाएंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पे जो आप x देख रहे हो और y देख रहे हो, आपको कुछ नहीं करना है, बस x की जगह ये 2 पुट करना, y की जगह 3। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि पहला कोऑर्डिनेट x होता है, दूसरा y होता है। तो यहाँ पे पुट करते हैं 3 इंटू एक्स के बदले 2, 4 इंटू वाई के बदले 3, और प्लस कितना हो जाएगा 7। और एक फॉर्मूला नीचे होता है रूट ओवर x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। इसीलिए मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, आपको देखो क्वेश्चन में ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा सॉल्यूशन में। तो यहाँ हो जा रहा है देखिए 6, यहाँ हो रहा 12, 12 और 6 18, और 18 और 7 कितना हो जा रहा 25। 3 का स्क्वायर 4, ऐसे तो 3 4 ट्रिपलेट है, फिर भी आपके लिए सॉल्व करेंगे। 9 प्लस 16, अब आप देखो ये कितना हो जा रहा 25 हो जा रहा है। लेकिन 25 25 ना काट दीजिएगा हड़बड़ी में, 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, तो 5 से कटेगा तो उत्तर हमारा चला जाएगा 5। ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट टू द लाइन। ठीक है, बड़ा ही आसान था। इसको हम फोटो बना के भी आपको दिखा सकते थे, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत आराम से समझ गए तो रिक्वायरमेंट नहीं है। आप मुझे पूरा भरोसा, क्यों चूंकि मैंने ज्यादा सवाल ऐसा नहीं लिया है, आप कोई भी सवाल आप खुद से बना सकते हो। आगे चलते हैं। अब ये हमारे पास हो गया, देखिए अगला, दो समांतर रेखाओं इतना और इतना के बीच की दूरी निकालें। अच्छा, आपको एक चीज और बताना चाहेंगे ये सवाल बताने के पहले। देखिए एक चीज हम सिखाते हैं आपको। सपोज करिए किसी लाइन का समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 है। प्लीज ध्यान से समझना इसको, ठीक है। तो आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे अगर इसका पैरेलल इक्वेशन लिखना है, फिर से समझिए क्या बता रहे हैं। अगर एक किसी लाइन का समीकरण दिया है और इसी के समांतर रेखा का समीकरण लिखना है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि ये वाला पोर्शन सेम होगा, यानी x और y का कोफिशिएंट जो होगा वो सेम होगा। ये समांतर लाइन का पहचान है। बस ये जो नंबर है, ये कांस्टेंट जो होगा वो डिफरेंट होगा। तो पहले मैंने क्या सिखाया आपको कि किसी भी लाइन के समांतर लाइन का समीकरण अगर लिखना है तो एक्स वाई का सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करना है, बस कांस्टेंट अलग होता है। अच्छा, अगर ऊपर वाले लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का समीकरण लिखना है, मतलब उस लाइन के परपेंडिकुलर, तो देखिए बहुत ही सिंपल सा रूल बताते हैं
x का कोफिशिएंट y में डाल दें, y का कोफिशिएंट x में डाल दें। तो x का कोफिशिएंट 2 है, ये y में गुना होगा, y का कोफिशिएंट 3 है, x में गुना होगा। तो पहले ये कर दीजिए ऐसे, और बीच में क्या आएगा, साइन उल्टा कर दीजिएगा, प्लस होगा तो माइनस करिएगा, माइनस होगा तो प्लस करिएगा। तो ये को प्लस है, माइनस, और इतना बराबर कांस्टेंट। ये सीख के रखिए, मे भी शायद ऐसा सवाल होगा, नहीं तो हो सकता है कभी दो लाइन का समीकरण दे दिया और आपको पहचानने दिया कि दोनों लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है या क्या है, आपको बताना। समझ रहे हो, कोई इसमें समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आप मुझे एक प्रूफ अगर पूछेंगे कि सर इन दोनों का क्या कोई प्रूफ है, तो याद करिए जब आपने पढ़ा था कि समांतर लाइनें का आपस में स्लोप क्या होता है, बराबर, तो इन दोनों का स्लोप मुझे बताइए, बराबर आ जाएगा ना। तो एकदम दिख रहा है दोनों का कोफिशिएंट इसीलिए सेम हो रहा है। और इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है, -1। तो देखो निकालेंगे, इसका स्लोप क्या होगा, -x का कोफिशिएंट 2 बट्टा में 3, माइनस तो फॉर्मूला के लिए लगता है मल्टीप्लाई। यहाँ पे आइए, x का कोफिशिएंट, ये तो माइनस फॉर्मूला का, x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट -2। अपने को पता है कि इसको सॉल्व करके अगर -1 आ गया तो ये परपेंडिकुलर प्रूव हो जाएगा। तो यार पक्का आ जाएगा, 3 3 2 2, देखो -1 आ गया। तो एक तरह से खुद को भी जज कर सकते हैं कि आप सही जा रहे हैं कि नहीं, और एक तरह से टीचर को भी जज कर सकते हैं वो आपको सही पढ़ा रहा है कि नहीं। बस आपको थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा करके कि सही बताया जा रहा है कि नहीं। चलिए खैर, समझ में आपको आ गया होगा। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए दो समांतर रेखा, तो देखिए समांतर रेखा का पहचान देखिए क्या है, ये और ये देखिए, देख रहे हैं दोनों में x और y का कोफिशिएंट सेम है, बस दोनों का कांस्टेंट अलग है। तो आपको यहाँ पे हम बताते हैं दो समांतर रेखा के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है। तो सूत्र आपका होता है c1 माइनस c2, c क्या है हम बताएंगे, √a² प्लस b²। आप प्लीज इनको याद रखना, और इसका मॉड का काम मैंने बार बार बताया है कि माइनस को वो प्लस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं, और आप लोग को पता है कि लास्ट वाला जो होता है वही कांस्टेंट होता है। तो ये पहला लाइन इसलिए c1, ये लास्ट वाला जो है ये आपका हो जाएगा c2। तो c1 का मान हो गया 12, ये माइनस तो फॉर्मूला का होता है, c2 का मान 13 है और 13 के आगे है माइनस, तो -13 लेना पड़ेगा। ए बी से आप परिचित होंगे, याद करिए एक फॉर्मूला बताया गया था c²/2ab। तो आपको पता है कि जो x का कोफिशिएंट होगा, जो y का कोफिशिएंट होगा, उसी को ab कहते हैं। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो मुझे बताइए ऊपर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 और 12 25। इसको अभी मैंने सॉल्व किया था तो 25 आया था कि 5 आया था। आंसर फिर से मेरा आने वाला है 5। ऐसा मत समझिए कि बार बार 5 ही आएगा, किस्मत से दोनों सवाल का उत्तर 5 आ गया है। आशा करते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे और पैरेलल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब हम लोग आ जाते हैं, जो मैं आपको पढ़ा रहा था उस वक्त, दो रेखा के बीच का कोण क्या होगा। तो आपको पता है कि दोनों लाइन का स्लोप चाहिए। तो सबसे पहले इस लाइन का स्लोप निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, माइनस x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट कुछ नहीं 1, बाय डिफॉल्ट ये प्लस में ही है, बट्टा y का कोफिशिएंट, y के आगे देखो 3 है और आगे माइनस है। तो अपने को पता चल गया कि m1 का मान प्लस में 1/3 आ गया। यहाँ पे आ जाते हैं, और आपको पता है ये सेकेंड लाइन है तो m2 निकलेगा। फॉर्मूला फिर से वही, माइनस x का कोफिशिएंट देखिए 1 है, y का कोफिशिएंट 2 और आगे प्लस है, तो ये m2 हो गया। तो आपने m1 m2 निकाल लिया है। अब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे tan थीटा, m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। जल्दी से फॉर्मूला लगाते हैं। m1 का मान 1/3 है, थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, देखो ये वाला माइनस है ना, और यहाँ का माइनस तो प्लस में आ जाएगा। 1 प्लस m1 इंटू m2, तो 1/3 इंटू -1/2। तो अपने को पता है यार एलसीएम 6 हो जाएगा, 3 गुना 2 6 और 2 तिया 6,
यहाँ पे एलसीएम 6 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस। तो आपको पता है कि 6 और 6 कट जाएगा तो ऊपर में भी 5 आ गया, 3 2 5 और नीचे में भी 5 आ गया। नंबर किस्मत से काफी अच्छा आ गया। तो टेन थीटा का मान हो गया आपका 1। अब थोड़ा सा त्रिकोणमिति आपको आना चाहिए कि टेन में कितना डिग्री का मान 1 होता है। तो 45 डिग्री का मान 1 होता है। आंसर 45 डिग्री। यही हम लोग अगर इंटर साइंस में पढ़ रहे होते तो इसमें 2 एंगल निकलता। एक एंगल होता प्लस के लिए 1, एक एंगल होता माइनस के लिए 1। चूंकि एसएससी में पॉजिटिव वाला ही ऑप्शन में दिया रहता है इसलिए मैंने आपको एक ही बताया। अदरवाइज यहाँ पर इस तरह से सिंबल रहता है, क्योंकि मॉड है ना, तो मॉड मैंने सिखाया है कि प्लस भी बिलोंग होता है और माइनस भी रहता है। तो अगर मान के चलिए कि मेरे को -1 होना पड़ता तो हम लोग को आंसर लिखना पड़ता 135 डिग्री। 135 डिग्री का मान बेसिकली -1 होता है। क्लियर है? तो खैर यहाँ पर 45 बिल्कुल से आपको ऑप्शन में दिया रहेगा। आइए एक सवाल और अच्छा वाला करते हैं। ये आप देख सकते हो कि फिर से कौन पूछा है। पहले अपने को m1 चाहिए। m1 x का कोफिशिएंट यहाँ पर फंक्शन में है तो माइनस फॉर्मूला का साइन अल्फा, और y का कोफिशिएंट आपको पता है यहाँ पे कॉस अल्फा। यहाँ पे मैंने इसको रहने दिया। m2 पे आते हैं और m2 पे जैसे ही हम लोग गए तो ऑब्वियसली हमारा चला जाएगा माइनस। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो साइन बीटा, x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट है कॉस बीटा। यहाँ पर हम लोग साइन अपॉन कॉस 10 भी कर सकते थे, यहाँ पे साइन अपॉन कॉस 10 भी कर सकते थे। फिलहाल आप इसको रहने दीजिए, क्योंकि यहाँ से देखते हैं कुछ अगर निकल के आएगा तो। अभी टेन थीटा का फॉर्मूला हो गया m1 माइनस m2। ये आपको आ गया। माइनस करने से मुझे बताइए, माइनस यहाँ का और ये वाला माइनस, तो आपको फॉर्मूला दिमाग में रखना है। इस तरह से आ गया और डिवाइड में क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 प्लस m1 इंटू m2, यानी कुछ ये ऐसा चला जा रहा है। यहाँ पे ऐसा ऊपर वाले का हम एलसीएम ले रहे हैं और जैसे ही आप लोग एलसीएम लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, है ना, कोई समस्या नहीं। कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, तो कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कट जाएगा तो कॉस बीटा बचेगा। तो ऊपर में कुछ इस तरह से आने वाला है, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस बीटा कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा। कोई दिक्कत नहीं, बट्टा में आ जाते हैं, फिर से एलसीएम यही रह जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अब देखिए कि फॉर्मूला क्या बनेगा। ऊपर में अगर आप जाइएगा तो ऊपर में फॉर्मूला बन जाएगा। देखो हम आपको दिखाते हैं, माइनस हम कॉमन ले रहे हैं और थोड़ा से आपको कुछ एक फॉर्मूला एडवांस लेवल का पता होना चाहिए, उसके हिसाब से हम करेंगे। ये मैंने माइनस कॉमन लिया और नीचे वाला को एज इट इज रखा, ये दोनों सोचिए कट जा रहा। अब हमारे पास आखिरी पोर्शन आने वाला है। ये मैंने माइनस लिखा सुंदर सा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं ये होता है साइन ए माइनस बी का, ठीक है, साइन ए माइनस बी का। बट्टा में अगर आप आइएगा तो ये है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। कभी त्रिकोणमिति में हम जरूर ये सब बताएंगे। तो ये फॉर्मूला है दोस्तों कॉस ए माइनस बी का, प्लस होने से यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है। तो अब जैसे ही हम लोग आगे बढ़ गए तो ये टेन थीटा हो गया, ये माइनस का साइन बटा कॉस क्या होता है तो वापस से टेन हो जाता है। तो आप देखो इतना आ गया, ठीक है। अब मेरे को आंसर लिखना है तो आंसर दो तरह से लिखा जाता है, 90 करके भी, या नहीं तो ये जो 10 में माइनस देख रहे हो, 10 में ये माइनस हम अंदर डाल रहे हैं इस तरह से। और याद रखिएगा एक फॉर्मूला होता है टेन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू होता है यार माइनस टेन थीटा।
अब सोचिए दोनों तरफ से आप टेन हटा दो, मैथमेटिक्स कहता है काटना नहीं है, तो थीटा बराबर आ चुका है माइनस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। माइनस से गुना कर दीजिए तो आपका उत्तर रह गया बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, मुझे चूंकि साइन और कॉस से रिलेटेड फॉर्मूला भी थोड़ा सा सिखाना था, इसलिए मैंने इस मेथड को सेलेक्ट किया। आप चाहें तो इसको यहां पे कर लो टेन अल्फा, देखो हम ये वाला भी बता देते हैं, छोटा पड़ेगा। यहां पे चाहे तो टेन बीटा कर ले, क्योंकि साइन बाय कॉस तो यही होता है। अब आपको हम दिखाते हैं कि क्या करना है। अब यहां पर हम लोगों ने टेन थीटा का फॉर्मूला लगाया, m1 माइनस m2, तो m1 हमारे पास है, ये हमारे पास m1 है, माइनस और ये माइनस फिर प्लस, बट्टा में हो जाएगा 1 प्लस, मतलब प्लस m1 इंटू m2 होता है। तो m1 आप मुझे बताइए मैंने क्या लिख के रखा है, माइनस टेन अल्फा। ठीक है, मल्टीप्लाई m2 क्या लिख के रखा है, माइनस टेन बीटा। तो अब जो आप देख रहे हो ये रिजल्टेंट हमारा आ जाएगा, इसको थोड़ा से हम उल्टा लिख रहे हैं, प्लस वाला पहले माइनस वाला बाद में। यहाँ पे 1 का 1 हो जाएगा, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हम ये भी करके दिखा देते हैं, ये छोटा पड़ेगा 10 बीटा। अब ये जो पूरा फॉर्मूला, ये भी एक त्रिकोणमिति का बहुत सुंदर सा फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला होता है 10a माइनस b का। तो आप मुझे बताइए लेफ्ट साइड क्या पड़ा था, टेन थीटा। फिर से सोचिए, टेन हट गया तो थीटा बराबर आ गया बीटा माइनस अल्फा। ये आंसर है, दोनों में आंसर सेम है। तो रही बात कि क्यों मैंने इसको बड़ा करके बताया, तो थोड़ा सा फॉर्मूला भी सिखाना था, वो भी आप सीख गए। और रही बात कि आपको एग्जाम पे कौन सा करना है, तो नो डाउट अब समझ में आ गया कि सेकंड वाले को करना है। कहीं पे भी दिक्कत लगे तो मुझे फिर से पूछ लीजिएगा। जो थोड़े बहुत फॉर्मूला थे, मे भी मैक्सिमम लोगों को नहीं आता होगा, आर्ट्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो वहां पे दिक्कत रहेगा, है ना। तो कोई बात नहीं, आप फॉर्मूला देख लेना, त्रिकोणमिति तो हम लोग पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, आइए इसके बाद चले आते हैं टाइप नंबर 6 पे। उम्मीद करते हैं कि वो टाइप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। रेशियो फॉर्मूला। रेशियो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ध्यान देना। आपको एक फोटो बना के दिखाते हैं। सपोज करिए हमारे पास A एक पॉइंट है और B एक पॉइंट है, और A का कोऑर्डिनेट है दोस्तों x1 y1 और B का कोऑर्डिनेट है x2 y2, और एक पॉइंट यहां पर है C और इसका कोऑर्डिनेट है x और y। सपोज करिए ये C पॉइंट जो है, इसको m रेशियो, चूंकि किताबों में भी m और n ही लिया जाता तो हम भी नहीं चेंज कर रहे हैं, तो मान के चलिए ये जो C पॉइंट है वो AB बिंदु को दो पार्ट में डिवाइड करता है, और उसी रेशियो का नाम है m/n। मतलब यहां पर ये है AC अनुपात CB m अनुपात n, ये आपको दिया हुआ है। अब यहां पर अपने को एक सूत्र सीखना है कि ये C का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो C का कोऑर्डिनेट एक x है एक y है, तो x का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है। इसका प्रूफ आपको सीखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। ये x का फॉर्मूला होता है, और ये देखो y का, y में बस y आ जाएगा। एक तो कोई याद कर लीजिएगा, x वाला याद कर लेंगे तो y वाला अपने आप याद हो जाएगा। इसको ही कहते हैं रेशियो फॉर्मूला। अब इसको हम लोगों ने क्या बोला, देखो A और B के अंदर में पॉइंट C है, तो इस वाले डायग्राम को बोला जाता है अंतः विभाजन। इंग्लिश में कहेंगे इंटरनली डिवीजन। चूंकि अंदर में पॉइंट है, तो अंतः विभाजन में याद रखना बीच में साइन क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, बाह्य विभाजन में माइनस हो जाएगा। रही बात कि सर बाह्य विभाजन कैसे फोटो बनेगा, अगर आपको फोटो देखना है तो बताते हैं। सपोज करिए ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और एक पॉइंट सपोज करिए मैंने C ले लिया और इसका कोऑर्डिनेट xy है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि ये पूरा गोटा जो है वो m होगा, और ये वाला पोर्शन इस बार n होगा।
है वही चीज, AC/CB ये वही M/N है, लेकिन आप देख रहे हैं कि C बाहर में पॉइंट है, तो इसलिए इसको बोलते हैं बाह्य विभाजन। और बाह्य विभाजन में कुछ नहीं है, फॉर्मूला वही रहेगा, बीच में आ जाएगा माइनस। इसलिए मैंने बोला एक याद कर लेंगे ना तो दूसरा भी याद हो जाएगा। y के लिए हो जाएगा my2 ny1 अपॉन m-n। इसे ही हम लोग कहते हैं रेशियो फॉर्मूला। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो याद रखिएगा, अंतः विभाजन में प्लस होता है, बाह्य विभाजन में माइनस होता है, और अंतः और बाह्य किसको बोलते हैं मैंने आपको डायग्राम बता दिया। आइए अब सवालों के जरिए देखते हैं कि इसको कैसे यूज किया जाता है। सवाल आप पढ़ो, क्या कहता है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो 2, 3 और 4, 6 को 1:2 में विभाजित करता है। पहली बार बना रहे हैं, बस आपको समझाने के लिए, आपको विश्वास में लेने के लिए एक फोटो बना रहे हैं। अगली बार से ऐसा नहीं करेंगे और करना भी नहीं चाहिए। ये मान के चलिए पहला पॉइंट A था, ठीक, और दूसरा पॉइंट हमारे पास है ये B। अगर आप सवाल पढ़ें तो कहीं पे भी अंतः और बाह्य लिखा है क्या, तो बिल्कुल लिखा हुआ है। तो यहां पर लिखा है, इसलिए अंतः विभाजन। अब बोलता है यार इसको 1:2 में, तो कहीं पे भी तो एक पॉइंट C होगा। अब ये C हम लोग खुद से मान रहे हैं, आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हो, यही XY है। अब इसको ये 1:2 में डिवाइड करता है, तो जो पहले होगा उसको पहले ही सोचिएगा, जो बाद में होगा उसको बाद में सोचिएगा। और आपको पता है कि हम लोगों ने पहले कंसेप्ट पढ़ा था, तो पहले वाले को M बोला जाता है, दूसरे वाले को N बोला जाता है। अब तो यार कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो फॉर्मूला हो गया mx2 प्लस nx1 डिवाइड में m प्लस n। अपने को पता है कि यार m कितना है, तो 1 है, x2 कितना होता है, तो इसमें मुझे बताइए, इसमें x1 y1 होगा कि नहीं, ये सब पढ़ के आए हैं। और इसमें x2 y2 होगा कि नहीं, ये तो x2 कितना है यार, तो -4 है, प्लस n कितना है दोस्तों, 2 है, रेशियो वाला मान। x1 कितना है, तो अपने को वापस से 2 ही है, ये x1 डिवाइड में m प्लस n, 1 प्लस 2। तो आप मुझे बताइए, -4 हो गया, +4 हो गया, बट्टा में कितना 3, ये 0 बटा समथिंग 0। अगर आप समझदार हो तो y बिल्कुल नहीं निकालिएगा, आंसर B लगा दीजिएगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन में x कोऑर्डिनेट 0 से शुरू है। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो बिल्कुल से हम करवा रहे हैं। फॉर्मूला है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो m का मान 1, अब हम y2 उधर से देख के बैठा रहे हैं, 6 है, n का मान 2, y1 हम लोग का -3 है, और 1 प्लस 2। फिर से देखिए 6 - 6 यानी ये 0। तो बिल्कुल आसान है, जरूरत है आपको फॉर्मूला याद कर लेने का, जैसे मान बैठाओगे उत्तर आ जाएगा। आगे चले, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो 2, 1 और 3, 5 को मिलाने वाली रेखा को 2:3 में बाह्यतः विभाजित करता है। तो एकदम क्लियरली मेंशन्ड है, तो फॉर्मूला तो माइनस का लगेगा। तो फॉर्मूला में होता है mx2 nx1 m-n। x का यही होता है। m का मान देखिए 2 रहेगा, n का मान 3, यही तो m/n है। तो 2x2 हम ऊपर से देख के लिख रहे हैं, 3 होना चाहिए, n मतलब 3, x1 यानी 2, m प्लस n माफ कीजिएगा 2 - 3। तो यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, तो फिर से यार किस्मत 0 लेके आ रहा। y निकाल लेते हैं, तो my2, अब हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, तो 2 × y2 मतलब 5, n का मतलब हो गया 3, और y1 होगा, y1 का मतलब मेरे को 1 दिख रहा है, यही तो y1 है, नीचे में m - n। तो देखिए 10 - 3 तो कितना हो गया 7, नीचे में -1, तो ये -7 हो जाएगा। आंसर होगा, पहले x का पॉइंट लिखो, फिर y का पॉइंट लिखो, ये अपना आंसर। बहुत साफ सुथरा क्लियर सॉल्यूशन। आगे चलते हैं, टाइम ज्यादा इसमें नहीं स्पेंड करेंगे। अगला क्या कहता है भाई,
बिंदु 1 4 9 12 को मिलाने वाली रेखा को बिंदु ये किस अनुपात में विभाजित करेगा। इस बार आपको जो है ना अनुपात ही पूछ दिया है, यानी अब देखिए ये पॉइंट को आप A मान लीजिए, ये पॉइंट को B मान लीजिए। अब बोलता है कि ये वाला किस अनुपात में विभाजित करेगा, और पिछला सवाल में ये वाला चीज को निकालना पड़ता था। इसका मतलब पक्का ये पॉइंट जो है ये C है, यही तो विभाजित कर रहा ना। अब ये अंत है कि बाई यार बोला नहीं है, ये बना के ही पता चलेगा। अभी हम सिखाते हैं कैसे होगा, ध्यान से देखना आप लोग। तो देखो x का फॉर्मूला हमारे पास है mx2 प्लस nx1। मैंने क्या किया, बाय डिफॉल्ट प्लस वाला लगाया। जब भी आपको अनुपात का मान निकालने बोलेगा आप हमेशा प्लस वाला फॉर्मूला लगाइएगा। और आपको पता है कि ये पॉइंट जो है किस अनुपात में डिवाइड कर रहा, तो जो पॉइंट डिवाइड करने वाला होता है वही C होता है, और C में हमेशा x और y ही होता है। ये दोनों पॉइंट जो डिवाइड हो रहा उसमें x1 y1 होता है। तो मैंने क्या किया, x का जगह आप मुझे बताओ 6 होगा कि नहीं। मेरे को यार m और n नहीं पता है, तो m को m रहने दे। x2 किस में मिलेगा, a b में, तो x2 मेरे को बताइए 9 है कि नहीं। ये x1 y1, ये x2 y2 प्लस n मेरे को नहीं पता भाई। x1 कितना है यार, तो 1 है कि नहीं। डिवाइड में क्या, तो m प्लस n। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 6m प्लस 6n आ जा रहा है, इधर 9m प्लस n आ जा रहा है। इसको इधर में घटाते हैं, अगर आप समझदार हो तो -3m हो जाएगा। इसको इधर में घटाते हैं तो n में से 6n घटेगा तो -5n हो जाएगा। ये निकल लिया तो m बटा n ही तो चाहिए था, 5/3, यानी आंसर 5:3। समझ रहे हैं। अब सर कि ये अंत या बाह्यता कैसे पता चलेगा, तो आपको पता है कि दोस्तों कि अंत को समझना कैसे था, तो प्लस में आंसर आना चाहिए। तो ये देखो प्लस में आया तो आपको बोलना है अंत विभाजन, और आंसर में ये वाला रहेगा। मान लीजिए कि आपको अंत विभाजन में भी 5-3 दिया और बाह्य में भी दिया, तब तो आप दिक्कत में पड़ जाएंगे ना। तो प्लस में आया तो ये आपका आंसर होगा। बहुत सारे किताबों में k अनुपात 1 भी मान के देता है, वो भी अच्छा है, आप उसको भी कर सकते हैं, है ना। वो भी हम आपको दिखा देते हैं। अच्छा, एक सवाल और अच्छा है, वो तो छोड़िए k और वो बाद की बात है। एक सवाल है कि सर इसमें y लेके आपने क्यों नहीं बनाया। ठीक है, अभी प्रूव करते हैं। y का फॉर्मूला होता है my2 प्लस ny1 डिवाइड अपॉन m प्लस n। तो y का मान मुझे बताओ -6, यही तो मिलेगा। m मेरे को पता नहीं यार। y2 मतलब -12 प्लस n, y1 मतलब हो गया आपको 4 डिवाइड में m प्लस n। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, -6m -6n, इधर में -12m, यहाँ पे 4n। ये इधर आ जाएगा इसके साथ तो प्लस हो जाएगा कि नहीं, तो 12 प्लस और -6, तो यानी 6 प्लस में आ जाएगा। ये माइनस उधर चला जाएगा तो 4 में 6 ऐड होगा तो 10n होगा कि नहीं। तो 2 से काटिएगा 3 बार में, 2 से काटिएगा 5। अब आप समझ चुके हैं कि कुछ भी लो आंसर तो सेम आता है। अगर एज ए टीचर मैंने आपको यहाँ कुछ वैल्यू दिया रहता बिना सोचे समझे, तो देखते कि इसमें अलग आ रहा और इसमें अलग आ रहा। लेकिन अगर जिस बंदे ने सही सवाल लिया है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आपके लिए सेट करता है, क्योंकि वो लोग क्रॉस चेक करता है, कोई रैंडम सवाल नहीं डालता है, तो देखिएगा पक्का दोनों में सेम आंसर आएगा। तो इससे प्रूव होता है कि आप कुछ भी लो आंसर तो यार वही आएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा कि अनुपात कैसे निकालते हैं। अच्छा, के वाला भी बता देते हैं कि यार के का माजरा क्या है। जैसे हम लोग रेशियो को m अनुपात n मानते हैं, ये भी किताब में मिल जाएगा। आप हमेशा रेशियो को मान लो k अनुपात 1। मतलब सोचिए कि यहाँ m का मान k कर रहा, n का मान 1। अब आपको फिर से बताते हैं, ये हमारे पास x का फॉर्मूला है ना, वही सब चीज करते रहना है। तो x का मान देखो 6 है,
m की जगह क्या माना गया है, k माना गया। x2 का मान 9 हम ऊपर से देख के बैठा रहे। यहां देखिए n है ना, n का मान क्या है, 1 है। x1 का मान 1, नीचे में m मतलब k, n मतलब 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6k प्लस 6k प्लस 6, यहाँ पे 9k प्लस 1। इसको इधर ले जाइए तो -3k, इसको इधर ले आइए तो -5, माइनस माइनस निकल लिया, k बराबर 5/3, सेम आंसर। सब तरह से आपको एकदम निश्चित कर दिए कि मन में कोई डाउट नहीं हो, कोई दुविधा नहीं हो कि सर k वाला आप क्या बोल रहे थे। तो k मान के कुछ इस तरह से बना लेना है। आइए चलते हैं अब आगे। ये फिर से वही सवाल है, तो इसको आपके लिए हम कर देते हैं होमवर्क। आप कई लोग तो नहीं, कुछ गिने चुने लोग आंसर देते हैं, बाकी डाउनलोड करके रखते हैं। तो कोई बात नहीं, मम्मी पापा को आप दिखाइए डाउनलोड करके, हम लोग चलते हैं आगे। अगला सवाल क्या कहता है देखते हैं। बिंदु ए बी को मिलाने वाली रेखा को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा। देखिए सवाल वही है लेकिन फिर भी नया है। सबसे पहले आपको एक चीज सीखना है कि x अक्ष पर y हमेशा 0 होता है। x अक्ष पर, अब आप बोलेंगे सर कैसे, प्रूफ भी तो कर दो। तो मुझे बताइए, हम इसको थोड़ा बोल गए, ये x अक्ष है, x अक्ष में ये y मूल बिंदु ही रहेगा। और इसी का उल्टा हो गया, ये y अक्ष पर हमेशा x 0 होता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ऊपर में अगर देखो y पॉइंट है तो इसमें तो x नहीं आएगा, तो x 0 होगा। x अक्ष पर y 0, y अक्ष पर x 0। अब इस सवाल को बनाते हैं। मान लीजिए मैंने रेशियो k अनुपात 1 ही माना। अब आप बोलेंगे सर पिछले बार तो आपने बोला था कि x मान के भी सेम आंसर आता y मान के, लेकिन इस बार क्या करना पड़ेगा, इस बार y मान के बनाना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे फिर शिकायत करेंगे ऐसा क्यों, ऐसा भेदभाव क्यों। तो पिछला वाला सवाल में वापस आते हैं, और पिछला वाला सवाल में x का कोऑर्डिनेट भी पता था और y का, तो किसी से भी बनाओ फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन यहाँ तो यार x अक्ष का तो पॉइंट नहीं पता ना, मुझे x अक्ष पे इतना पता है कि y बराबर 0 होता है। तो y बराबर अगर 0 पुट करेंगे तो आंसर निकलेगा। x का तो कुछ है नहीं ना, तो फॉर्मूला चलिए लगाते हैं। my2 ny1 अपॉन m प्लस n। आप m और n मान के भी बना सकते हो। अपने को पता है m k का काम करेगा और n 1 का काम करेगा। तो y का मान हो गया 0, m यानी k, y2 ऊपर से देख के लिखिए यानी 2, n मतलब 1, y1 यानी आपका 3, नीचे में k प्लस 1। अब आप देखो ये जैसे क्रॉस करेंगे तो टोटल टर्म 0, राइट साइड कितना बचा, तो 2k प्लस 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 2k, प्लस को उधर भेजिएगा तो माइनस, k बराबर -3/2। तो आपको पता है कि 3:2 आंसर होगा। अब यार माइनस में आ गया, तो मैंने क्या बताया था कि माइनस में जब भी आए तो आंसर हो जाएगा बाह्यता विभाजन। ये आपका आंसर। समझ गए क्यों y मान के बनाया। माइनस प्लस का चक्कर क्या है समझ चुके हैं, कोई समस्या नहीं। आइए चलते हैं आगे। अब आप देख सकते हो कि उसी सवाल का उल्टा हमारे पास है। इसको भी हम अपने से बनाना चाहेंगे, ऐसे तो होमवर्क भी रखने से चलता, फिर भी बनाएंगे क्योंकि यहाँ ऑप्शन दिख रहा, थोड़ा मैच भी तो करा दें। तो आप देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि y अक्ष किस में डिवाइड करेगा भाई। तो y अक्ष मुझे पता है कि उसमें x 0 होता है, तो फॉर्मूला किसका लगेगा, तो x का लगेगा। mx2, तो फॉर्मूला मेरे दिमाग में है तो m के बदले k मान के ही बनाते, इंटू x2 मतलब 8, प्लस n मतलब हो गया यार 1, इंटू x1 मतलब 4, यही होगा ना, बट्टा में k प्लस 1 m प्लस n। अपने को पता है ये 0 है, थोड़ा शॉर्ट में कर रहे हैं तो क्रॉस होकर के पूरा 0, तो बचेगा कितना, 8k प्लस 4 बराबर 0। 8k बराबर -4, 4 से 2 बार में कटा तो इधर में तो 1 देख रहा है आपको, तो -1/2 यानी 1/2 आ गया
माइनस आया तो उत्तर में क्या होगा, बाह्यतः। तो ध्यान से देखिए कि 1/2 यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी था, वही में हम बात कर रहे थे, इसलिए हम खुद से बनाए। एक जगह इंटरनली यानी अंतर लिखा, एक जगह एक्सटर्नली बाह्यतः, यानी आंसर सी नंबर। अब मुझे लगता है कि जो थोड़ा मोड़ा डाउट था सारा का सारा खत्म हो चुका है कि रेशियो फॉर्मूला को यूटिलाइज कैसे करते हैं। आइए फटाफट से चलते हैं आगे। अब आ जाइए टाइप नंबर 7 पे। क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन ऑफ लाइन एंड सर्कल। सबसे पहले सर्कल की बात करते हैं। ये मान के चलिए सर्कल, ये बस थोड़ा टाइम पास करने के लिए बना रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ इसमें सर्कल बनाने का जरूरत नहीं है। और यार सर्कल का मान के चलिए ये आपका हो गया रेडियस, और ये सपोज करिए मेरे पास हो गया ये इसका सेंटर, और सेंटर सपोज करिए मैंने ले लिया ए और बी। तो अगर किसी सर्कल का सेंटर पता हो और रेडियस पता हो तो सर्कल का यानी वृत्त का समीकरण क्या होता है, थोड़ा सा याद करिएगा, ये सब चीज इंटर साइन से उठ के आया। तो वृत्त का समीकरण होता है x माइनस ए का स्क्वायर, x कोऑर्डिनेट के लिए लिखा गया है, a जो आपका देख रहा है ना, a जो हमारे पास हो गया ये सेंटर का वाला x है, प्लस y माइनस बी का स्क्वायर बराबर रेडियस का स्क्वायर। ये होता है सूत्र। समझ रहे हैं, कोई समस्या नहीं। अब एक बंदा होगा हमारे 40 में से एक, ठीक है, शायद एक होगा या शायद एक भी नहीं होगा, कि सर ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ऐसा कैसे लिख देते हो। तो इसका जवाब बताते हैं। वो शायद 40 में से हम भी शामिल है, तो वो बंदा केवल हम ही हो सकते हैं, क्योंकि बहुत खराब सोच जो होता है, लोग स्टूडेंट नहीं सोचता इधर का, वो खराब सोच हमेशा हम सोचते हैं, क्योंकि मुझे बाहर में भी शक्ल दिखाना है, ठीक है, खुद के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे बाहर लोगों से भिड़ना है, उसको लड़ना है और एक नौकरी लेना है। तो यहाँ पर मान के चलिए कि आप एक पॉइंट इसको A मान लो और यहाँ पर एक पॉइंट B मान लो, और सपोज करिए इसका कोऑर्डिनेट XY हुआ। आपको याद है A से लेके B तक के डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद करो वो दिन जब पढ़ा रहे थे, इसका फॉर्मूला होता है दोनों के x का घटाव बट्टा y का घटाव। एक बार लिख के दिखाते हैं प्रूव करने के लिए। तो दोनों का x घटाएंगे तो यही आएगा, दोनों का y घटाएंगे तो यही आएगा। यही तो डिस्टेंस है। और आप मुझे बताओ यार कि यही वाला डिस्टेंस तो r है, तो कितना बराबर r नहीं लिख सकते हैं, और ये रूट उधर चला जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन गया। बोलिए समझ में आ गया, कोई समस्या तो नहीं, ठीक है। ये हो गया वृत्त का समीकरण नंबर 1। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट और होता है, आइए उसको भी बताते हैं। फॉर्मूला नंबर 1 आपने सीख लिया। एक वृत्त का समीकरण ये होता है, इससे भी आपको सवाल आ रहा है आजकल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इतना बराबर 0। ये वृत्त का समीकरण है बड़ा सा, और ये मालूम है कहां से उठ के आया, अभी आपने क्या पढ़ा था, x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। थोड़ा सा हम इसको ब्रेक करते हैं, जब टाइम लग रहा तो क्यों ना लगाएं। इसका ब्रेक होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका ब्रेक होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये आर स्क्वायर हम इधर लेके आते हैं बराबर 0। देखिए अब थोड़ा सा मैचिंग करवाते हैं दोनों जगह। ये एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर यही वाला है, समझिएगा ध्यान से। 2gx यही वाला है, बस यहाँ पर a है, यहाँ पे g है। माइनस को गोली मारिए, क्योंकि माइनस लिए है तो माइनस ही आएगा ना। अच्छा, ये 2yb यही वाला है, यहाँ पर b है, यहाँ पर f है। अब ये सर c का फंडा क्या है, तो ध्यान से देखिएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस हम कॉमन ले रहे हैं और प्लस आर स्क्वायर, इसी पूरा के लिए ये रिप्लेसमेंट आया हुआ। ठीक, कोई समस्या नहीं। तो यहां पर आपको देखो कि ये सर्कल का समीकरण नंबर 2 है, जो बेसिक फॉर्मूला से ही उठ के आया है। अब इसमें दो बातों का खास ख्याल रखना है। इसमें से एक फॉर्मूला और बनेगा कि भाई इसका केंद्र क्या है,
तो इसका केंद्र का कोऑर्डिनेट होता है, ये थोड़ा कष्ट करके याद करिएगा, -g - f। कैसे निकालते हो सर? यही फॉर्मूला इसका सबका जवाब देगा। याद करिए कुछ देर पहले आपने सीखा था a और b, यही a और b तो एक्सपेंड हो गया, वही तो g और f है। सेकंड नंबर हमारे पास है इसका त्रिज्या, और इस वाले समीकरण में अगर त्रिज्या पूछेगा तो इसका फॉर्मूला होता है √g² + f² - c। समझ रहे हैं? g² + f² - c। यहां से एक फॉर्मूला और निकल सकता है। मान के चलिए ये r है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो r² बराबर निकल जाएगा g² + f² - c। c² मत कर दीजिएगा, c को आप ले आओ इधर, तो यहां से एक फॉर्मूला बनेगा g² + f² - r²। समझ रहे हैं भाई? ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो ये थोड़ा सा आपको मैंने बताया बेसिक। आइए थोड़ा लेके चलते हैं आगे, है ना, और थोड़ा सा आपको अब क्वेश्चन पे लेके आते हैं। यहाँ तक आशा करते हैं यार समझ में आया होगा, बहुत लोगों के लिए नया होगा, है ना। चलिए थोड़ा सा मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। चलिए, तो ये आपका हो गया है फॉर्मूला। आइए सवालों को कर लेते हैं सॉल्व, किस तरह से बनने वाला है। ठीक है, ये अच्छा पहला तो शुरू हो गया समीकरण से, है ना, कोई बात नहीं, होने दीजिए। बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। देखिए रेखा का समीकरण जो होता है उसमें हम आपको दो फॉर्मूला सिखाते हैं। एक फॉर्मूला होता है दोस्तों ये y - y1 y2 - y1 अपॉन x2 - x1, और फिर ब्रैकेट के अंदर इतना। आप इसको समझो कि ये वाला और ये वाला तो है। आप याद करो जब आप स्लोप पढ़ रहे थे तो यही स्लोप है कि नहीं, इसी को तो m बोलते हैं। ये हो गया समीकरण नंबर 1। और एक समीकरण और होता है, बस स्लोप बदल जाएगा। आप मुझे बताइए जब एंगल दिया रहे तो स्लोप का फॉर्मूला tan थीटा। यानी कभी भी समीकरण निकालना हो लाइंस का तो आपके पास दो रामबाण है, एक ये और एक ये। अब आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन में कहीं पे भी थीटा दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है, मतलब ऊपर वाला फॉर्मूला लगाने का है। बिंदु जब भी दिया रहे तो ध्यान देना उसमें x1 y1 होता है, xy नहीं होता है। तो पहला वाला फॉर्मूला में y की जगह y रखेगा तब ना कुछ फॉर्मूला बनेगा। y1 आप क्लियरली ऊपर से देख रहे हैं 3 है, y2 - y1 यानी 4 - 3, x2 - x1 यानी 5 - 2। हम ऊपर से देख के बैठा रहे, x - x1 यानी 2। सॉल्व करते हैं तो y - 3 आ गया, ऊपर में देखो ये 1 आ जा रहा, नीचे में 5 में से 2 गया 3, x - 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 3y - 9, सबको ले जाइए उधर और 0 कर दीजिए। x - 3y उधर चला गया, 9 उधर चला जाएगा तो प्लस 9 में से 2 गया 7, और ये आपका सुंदर सा आंसर आ गया। ये भी सीख गए। इसलिए कई जगह हम ऐसा करते हैं कि लोगों को सवाल में ही फॉर्मूला कराते हैं, ठीक है, तो बर्डन भी कम होता है और सीखने में भी आसानी होता है। आइए चलते हैं फटाफट से आगे। अब आप देखो एक समीकरण मेरे को और निकालना है जहां पे थीटा पता है। तो आपको पता है कि जब थीटा दिया रहे तो फॉर्मूला क्या लगाना है समीकरण के लिए, तो y - y1 tan थीटा x - x। तो y को लिखते हैं y, यहाँ पे y1, तो मुझे आप बताओ एक पॉइंट ही तो है, इसमें एक ही पॉइंट रहेगा। तो y1 का मतलब 7, tan थीटा मतलब 45, x - x1। बहुत सुंदर सा सवाल है। tan 45 1 होता है, मतलब ये बेचारा ऐसे ही रहेगा। सबको भेजिए उधर उत्तर लिखने के लिए, 7 उधर जाएगा प्लस मतलब 2। कहानी खत्म सवाल का। आगे चलते हैं यार, और इसमें क्या बताएं। उस रेखा का समीकरण निकालो जो रेखा के समांतर और 2 एक से गुजरती है। तो याद करिए आपका जब शुरू हुआ था क्लास
उसी समय मैंने बोला था कि ये अगर रेखा है, इसके समांतर रेखा का समीकरण कैसे लिखते हैं। ठीक है, देखिए हर चीज ना काम आता है, इसलिए हम सब बता के रखे हुए। चलिए, तो आप मुझे बताइए, इसके मेरे को पैरेलल लाइन यानी समांतर रेखा का समीकरण क्या सिखाए थे। ये सेम होता है, तो इसको कॉपी पेस्ट मारते हैं। बस ये जो संख्या है ये सेम नहीं होगा। ये मेरा समांतर लाइन का ये इक्वेशन हो गया। अब सर k का मान कैसे निकालेंगे, तो आगे कुछ हम लोग को इंडिकेशन है। बिंदु 2 1 से गुजरता है, तो कोई भी लाइन अगर किसी बिंदु से गुजरे, इसका मतलब हुआ कि x ये है और y ये है, मतलब ये पॉइंट उसको सेटिस्फाई पक्का करेगा। यानी यहाँ पे x का मान बैठाएंगे 2, y का मान बैठाएंगे 1 बराबर k। तो k का मान निकल गया 10 + 7 यानी 17। अब आप ऊपर में k का मान बैठा दीजिए, क्योंकि समीकरण यही तो था, इतना बराबर 17। देख रहे हैं, हर चीज पढ़ा हुआ जरूरत पड़ रहा है। आप एक भी चीज को सीरियस नहीं लिए तो 1 नंबर एग्जाम में आपका खराब हो सकता है। क्लियर है? मुझे नहीं लगता है सेकेंड अटेम्प्ट में बताने की जरूरत है। मैंने क्या किया, समांतर लाइन का समीकरण लिखा, कांस्टेंट की जगह k रखा, चूंकि बिंदु इससे गुजर रहा तो x y की जगह पक्का यही बैठाएंगे जैसे संगामी में बताए थे, k का मान बैठा दिया। आगे बढ़ जाते हैं। फिर से देखो, एक सवाल मैंने और लिया है। ठीक है, मेरे को भाई ये सब सवाल बना करके बड़ा मजा आया कि एक सिस्टमेटिक वे में सवाल सजा हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो इसके लंबवत है। तो आप मुझे बताइए, लंबवत में लिखने के लिए क्या सिखाए थे। x वाला y में गुना करो, y वाला x में, और साइन बदलो। तो x वाला y में जाएगा, y का मान कितना है 3, तो उसको x में गुना करिए। x का मान 4, तो y में गुना करिए। बीच में क्या है दोस्तों, प्लस, प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, और इतना बराबर k। अब मुझे पता है कि k कैसे निकलेगा, यही पॉइंट बैठेगा। 3 × 3 -4 × 2, एक्स वाई की जगह बैठा है 9 - 8 यानी 1। अब अपने को पता है यार कि आंसर आ गया 3x - 4y कांस्टेंट मतलब 1। पिछला पढ़ा हुआ काम आ गया। नहीं तो अगर गलती से मेरे से भी छूट जाता और एग्जाम में आ जाता तो पूरा पढ़ाया हुआ बेकार हो जाता। कि एक चीज आपके टीचर ने छोड़ दिया था। आइए आगे चलते हैं। असली चीज तो अभी आया नहीं है, आएगा। ये आया, यदि किसी वृत्त का समीकरण x² + y² बराबर 25 हो तो इसकी त्रिज्या और केंद्र निकालें। बेहद ही आसान सवाल और बच्चा वाला सवाल ये है ना। आप मुझे बताइए, क्या इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता है? क्या इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता है? और क्या इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता है? तो याद करिए, मैंने वृत्त का 2 समीकरण बताया था जिसमें पहला यही था। तो अगर उससे मैच करिएगा तो ये समीकरण ऐसा ही तो प्रतीत होता है, इस तरह से। तो आप बस मैच करा लो, a की जगह 0, b की जगह 0, तो यानी त्रिज्या का मान ही तो a b होता था उसमें, तो पहले तो 0 0 आ गया। दोनों में स्क्वायर स्क्वायर, r की जगह 5, r की जगह 5। अब क्या बोला जाए यार ये सवाल का। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल थोड़ा अच्छा मिलेगा। ये देखिए, है ना ऐसा भी सवाल। यदि किसी वृत्त का समीकरण इतना है, अब देखिए हम आपको बहुत सुंदर सा समझाते हैं इसको। x² + y² + 6x + 8y + 11 बराबर 0। आप कुछ ना करें, ऐसा वाला से मिलता जुलता समीकरण आप खुद से लिख डालिए, एकदम मैच करते करते। बोलिए यही होता है कि नहीं? अब आप कुछ ना करो, टैली करा लो और आंसर लिख दो। टैली करना मतलब ये अपनी जगह सेम है, ये अपनी जगह सेम। आप यहां देखो तो x में क्या गुना है 6, और इसमें x में क्या गुना है 2g। पक्का दोनों बराबर होगा, तो यानी g का मान आ गया 3 बराबर होगा, तभी तो सेम समीकरण है। y का मान कितना, y का कोफिशिएंट कितना 8, यहाँ y का 2f, तो पक्का ये 2f बराबर 8 होगा। तो f बराबर कितना 4। आसान तो है भाई। C की जगह तो ये दिखता ही है, C बोल रहा मेरे को 11 लिख दो, ज्यादा टेंशन ना लेना। अब मेरे को भैया केंद्र निकालना है,
तो केंद्र का कोऑर्डिनेट क्या सिखाए थे, -g - f, तो यानी केंद्र का कोऑर्डिनेट -g का मतलब 3, -f का मतलब 4। अब मेरे को बोलता है रेडियस भी निकाल के दिखाओ तभी तुमको 1 नंबर देंगे, तो निकाल देते हैं भाई, कौन सा बड़ा बात है। यहाँ पे हो गया g का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, माइनस का स्क्वायर लो तो भी प्लस होगा, ऐसे तो प्लस ही लेना है। f मतलब 4 का स्क्वायर 16 माइनस c का मतलब 11 है। 16 9 25, 25 में से 11 गया 14, बस इतना ही रहने दीजिए। बोलिए और क्या इसमें बताएं, एक बार में समझ में आ गया ना, जरूरत है लेकिन फॉर्मूला याद रखने का। आगे चले, अगला सवाल देखते हैं, कुछ अच्छा है। चलिए, ये भी सवाल बहुत अच्छा है। आपको कहता है कि यदि 2 बिंदु x5 और 4 3 वृत्त के इतना, आपको थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि थोड़ा फोटो से बताया जाए। ये एक वृत्त हो गया, वृत्त का केंद्र मेरे को पता है कि 2 और 3 है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। 2 बिंदु वृत्त की परिधि पर हैं, मान लीजिए एक मैंने यहां माना और एक मैंने यहां, इसको कर लेते हैं x और 5 और इसको कर लेते हैं 4 और 3। अब ये लोग पूछता है यार कि तुम मेरे को x का मान बता दो भैया कितना होगा, तो कैसे निकालें सर। हम लोग क्या करते हैं यार, इसको मिला देते हैं और इसको मिला देते हैं। एक बात मुझे बताइए, केंद्र से वृत्त के किसी भी भाग में मिलाइए, वो रेडियस बनेगा कि नहीं। तो मतलब ये भी r है और ये भी r है, दोनों तो बराबर होगा। या यूं कहें कि अगर इसको मैंने O मान लिया या A मान लिया और B, तो क्या नहीं कह सकते हैं कि OA बराबर OB। बोलिए हाँ कि ना, बिल्कुल होगा, क्योंकि दोनों ही तो त्रिज्या है। तो इसका मतलब दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं और आंसर आने को तैयार हो जाएगा खुद से। तो दोनों का x का घटाव, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि दोनों का x का घटाव में क्या ऐसे लिख सकते हैं, x - 2 का स्क्वायर, पहले हम OA लिख रहे हैं, फिर 5 - 3 का स्क्वायर, इसका होता है मेरे भाई रूट, बराबर OB। OB में आइए 4 - 2 का स्क्वायर, ये आपके लिए ऐसा कर रहे हैं, और 3 - 3 का स्क्वायर, इसका होता है रूट। बोलिए समझ में आया। दोनों जगह अगर रूट है तो रूट कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ x - 2 का होल स्क्वायर, इसको अभी ब्रेक मत करिएगा, जरूरत पड़ेगा तब करेंगे। 5 में से 3 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 गया 2, रूट तो हट गया, 2 का स्क्वायर 4 है और ये 0। किस्मत बहुत बढ़िया है, ये कट गया, उधर 0 बचा, तो स्क्वायर उधर जाके 0 का रूट 0, x का मान 2। कितना आसान था सवाल, समझ गए। फोटो क्यों बनाए, तभी अकल आया, नहीं तो यार दिक्कत था। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, टाइप नंबर 7 हो गया है खत्म। अब आ जाते हैं भाई टाइप नंबर 8 पे, और टाइप नंबर 8 का टाइटल है टेंजेंट लाइन, यानी हिंदी में कहें तो स्पर्श रेखा। इसमें भी हम क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन सही समझाएंगे, क्योंकि पहले बता देने से दिक्कत भी आपको पड़ेगा और टेंशन भी रह जाएगा। तो क्वेश्चन सही सीखिए। एक बिंदु 13 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर के त्रिज्या पर एक सर्कल के लिए स्पर्श रेखा की लंबाई। देखिए ध्यान से क्या कहता है, ये मैंने देखो स्पर्श रेखा खींचा, स्पर्श रेखा इसको ही बोलते हैं। ये आपका है 13 सेंटीमीटर का त्रिज्या, एक बिंदु, अच्छा 13 सेंटीमीटर से, अच्छा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या। फोटो क्यों बना रहे हैं, अकल दिलाने के लिए, नहीं तो फिर आप मेरा बात नहीं मानिएगा। इसका मतलब ये 5 सेंटीमीटर ये त्रिज्या हुआ, और 13 सेंटीमीटर मालूम है कौन सा होगा, ये वाला, ये पूरा गोटा 13 सेंटीमीटर होगा। स्पर्श रेखा क्या होता है, जो स्पर्श करेगा, है ना। स्पर्श रेखा सिंपल सा, उसी को इंग्लिश में टेंजेंट लाइन कहा गया है। अब रह गई बात कि आपको स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना। हमेशा याद रखिएगा, किसी वृत्त को अगर कोई रेखा स्पर्श करता है तो जहां स्पर्श किया वो 90 डिग्री का बनेगा। तो आप मुझे बताइए, अगर ये त्रिभुज 90 डिग्री का है तो ये P हो गया
ये b हो गया, ये h हो गया। अगर अपने को स्पर्श रेखा निकालना है तो पक्का p निकालना है। अगर हमारा बच्चा ट्रिपलेट जानता है तो 5 13 का ट्रिपलेट 12, ये आंसर खत्म। अगर नहीं जानते हैं ट्रिपलेट ट्रिपलेट तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर h स्क्वायर करिए। p मेरे को निकालना है, b मतलब हो गया 5 का स्क्वायर 25, h मतलब 13 का स्क्वायर 169, p बराबर रूट ओवर 144। 144 कहाँ से आया सर? ये उधर जाके माइनस हुआ। रूट कहाँ से आया? स्क्वायर। 144 का रूट 12। ये सोचिए एक तरह से ज्योमेट्री का ही सवाल है। इसके बाद वाला अच्छा रहेगा। ये देखिए अच्छा सवाल है, ठीक है। कैसे निकलेगा भाई? तो आपको कहता है कि स्पर्श रेखा से मूल बिंदु के बीच की दूरी निकालें, ठीक है। थोड़ा सा कोशिश करिएगा समझने का कि किस तरह से हम बना रहे हैं, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4y प्लस 16 इक्वल टू 0। आपको पता है हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, ये 2gx से कंबाइन होगा, ये 2fy से, ये c। तो आप मुझे बताओ कि 2g बराबर -8 हुआ कि नहीं? अभी ताजा ताजा बताए थे, ये -4। 2fy बराबर -4 हुआ कि नहीं? तो f बराबर -2 और c का मान तो दिखा ही रहा है यार इतना। अब आपको समझाएंगे कुछ देर के बाद ये निकाल क्यों रहे हैं। ऐसे तो स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना है। तो आप मुझे बताइए इसका सेंटर क्या आया, यानी केंद्र क्या आएगा? तो कोऑर्डिनेट होता है -g और -f, यानी यहाँ पे चला आएगा माइनस और -4 यानी +4 हो जाएगा, माइनस और -2 यानी +2 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया सेंटर। आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब मेरे को निकाल लेना है दोस्तों रेडियस। तो रेडियस अगर हम लोग निकालने जाएंगे तो रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो जी स्क्वायर मतलब हो गया 4 का स्क्वायर 16, माइनस का तो प्लस ही होगा। एफ स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस सी, सी का मतलब 16। 16 ही आ रहा क्या? बिल्कुल 16 16 कट गया तो 4 का वर्गमूल 2 आ गया। यहां तक तो आपने पढ़ लिया था, तो सोचिए एक तरह से आपका रिवीजन भी हो गया। अब मेरे को क्या करना है, देखो ये मैंने बनाया अपना फॉर्मूला। ये सपोज करिए हमारा सेंटर है, ठीक है। एक काम करते हैं, फोटो आपके लिए बनाते हैं। इस तरह से ये मान लीजिए हमारा सेंटर है। इस पर मैंने बनाया रेडियस, तो रेडियस आ गया 2 का। ये मैंने बनाया है स्पर्श रेखा, ठीक है। ये मैंने बनाया स्पर्श रेखा और ये हमने डाल दिया ऐसा, ठीक है। यहां तक हम लोगों ने। अच्छा सेंटर कितना है भाई? ठीक है, सेंटर कितना है मुझे बताइए। सेंटर हमारे पास आ गया है 4 और 2। समझिएगा ध्यान से, अगर पूरा कंसेप्ट समझना तब ये सवाल आपके लिए, नहीं तो फिर भाई शॉर्टकट के पीछे भागते रह जाइएगा। अच्छा फोटो क्या करते हैं ना, थोड़ा और अच्छा बनाए क्या? फोटो थोड़ा और अच्छा बनाते हैं ना, अच्छा नहीं लग रहा था मेरे को। इसको ऐसा कर लेते हैं, पिछला वाला ही फोटो बनाते हैं यार, पिछला वाला फोटो दमदार था। ये मैंने बनाया ऐसा और ये ऐसा, इसमें पता भी चलता कौन 90। अच्छा ये वाला रेडियस है, तो रेडियस का मान कितना आ गया 2। सेंटर कितना है दोस्तों? सेंटर हमारे पास है 4 और 2। आपको पता है ये निकालने के लिए ये और ये पूरा वाला जो लेंथ है ये पता होना चाहिए, है ना। तो आप मुझे बताइए यहां से लेकर यहां तभी निकलेगा जब ये पता हो। तो सवाल में कुछ शायद लिखा हुआ है जो हम लोग मिस कर गए, ये लिखा हुआ, और हम तो खैर जानबूझ के मिस किए थे। स्पर्श रेखा मूल से मतलब मूल बिंदु, जिसको इंग्लिश में ओरिजिन कहते हैं, मतलब ये वाला ये लोग बोल रहा है कि ये मूल बिंदु यानी 0 0 से, ये यार ये लोग बता रहा था। अब मुझे बताइए क्या ये वाला डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से? ये वाला कैसे निकालेंगे सर? रूट ओवर x1 x2 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 0 यानी 4 का स्क्वायर 16, y1 y2 का स्क्वायर 2 माइनस 0 2 का स्क्वायर कितना 4, तो रूट ओवर 20। तो ये गोटा हो गया रूट ओवर 20। अब मेरे को भाई चाहिए अपना टेंजेंट,
तो फॉर्मूला यूज करेंगे, चूंकि ट्रिपलेट तो नहीं है तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। पी मेरे को निकालना है, समझ ही चुके हैं ये पी है, बी मतलब 2 का स्क्वायर 4, और एच स्क्वायर मतलब हो गया रूट ओवर 20 का स्क्वायर। तो रूट ओवर 20 का स्क्वायर मतलब 20। तो आप मुझे बताओ पी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 20 माइनस 4 16, पी बराबर इतना, आंसर आ गया 4। ये प्योर कंसेप्चुअल मेथड मैंने बताया कि कैसे करके आपको मैथ बनाना पड़ता है। क्लियर है भाई, कोई समस्या नहीं है। अब रह गई बात कि क्या सर इससे छोटा भी है कि इतना बिना झमेला किए फिर कुछ भी आ जाए, तो बताते हैं। आप याद करो कि कुछ देर के पहले मैंने आपको बताया था कि रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है। तो रेडियस का फॉर्मूला होता है रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और आपको मैंने बोला था कि जब आप स्क्वायर करोगे तो एक रिजल्टेंट मिलेगा ऐसा, और यहाँ से ये c बराबर मिलेगा रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ऐसा मिलेगा। ऐसा मैंने आपको बोला था। मान के चलिए मैंने g का मान 4 बैठाया तो 4 का स्क्वायर 16, f का मान मैंने बैठाया माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4, r कितना निकाले थे 2 का स्क्वायर 4, ये कट गया तो ये आ गया c। याद रखिएगा, अगर भविष्य में आपको डायरेक्ट बनाना है और घाटशिला वाला बच्चा को और स्मार्ट बनना है तो स्पर्श रेखा की लंबाई का फॉर्मूला होता है रूट सी। अब आप मेरे से पहले पूछते कि सर कहाँ से आया, तो वो मैंने पूरा प्रूव कर दिया है। देखो c का मान 16 आया, रूट सी कर देना तो यानी रूट 16, यानी आंसर 4। तो इसका मतलब अगले बार जब ये सवाल मिलेगा तो देख के डायरेक्ट आंसर है। ये मुझे बताइए इसमें c कौन होता है, 16, इसका मतलब रूट 16 मतलब 4। हम चाहते तो 1 सेकंड में आपको इम्प्रेस कर सकते थे, मेरे को इम्प्रेस करना नहीं है भाई, मेरे को आपको ऐसा बताना कि बाहर में भी मुंह दिखा सको और घर में भी मुंह दिखा सको। समझ रहे हैं, ऐसा बच्चा बनिए जो हर चीज जानता हो, तभी तो हम लोग का ब्रह्मास्त्र कोर्स नाम है भाई। ठीक है, खैर चलिए समझ में आ गया होगा। अब आपके पास देखो क्या है ये बताते हैं। ठीक है, चलिए 2 समीकरण हमारे पास है और इसमें आपको कहता है कि दोनों के बीच कितनी उभयनिष्ठ प्रत्यक्ष स्पर्श रेखा और कितनी ये। सबसे पहले आप मुझे बताइए इस वाले का g कितना निकलेगा। थोड़ा हम डायरेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा दिमाग को भी बताइए ना। 2gx है तो आप मुझे बताओ 2g बराबर 6 तो g बराबर 3। अच्छा, यहाँ पर आप मुझे बताइए 2fy होगा तो 2f बराबर अगर -8 होगा तो f बराबर -4। तो सेंटर मुझे बताइए कितना निकल गया, -g -f होता है कि नहीं, तो -3 और +4, ये आपका सेंटर है। अच्छा, रेडियस कितना निकल जाएगा, g का स्क्वायर 9, f का स्क्वायर 16 माइनस c, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। तो c अगर आप देखोगे तो पहले से ही माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब 16 9 25 49 49 मतलब 7। मैंने क्या किया, पहले वाले का सेंटर निकाल लिया और रेडियस निकाल लिया। थोड़ा दूसरा वाला को भी कष्ट करते हैं और फिर से आप मुझे बताओ कि g का मान कितना हो जाएगा। तो x में 2gx करेगा तो 2g बराबर -10 तो g बराबर -5। उसी तरह से अगर आप 2f बराबर -38 करेंगे तो f बराबर -19। थोड़ा सा आप लोग भी मदद करिएगा मेरा। और c का मान आ गया 286 यार ज़्यादा नहीं हो जा रहा, देखते हैं बना के बन जाना चाहिए। तो इसका मतलब सेंटर इसका कितना हो जाएगा, तो -g -f। तो आप मुझे बताइए अगर सेंटर -g -f है तो इस वाले में माइनस और माइनस करेंगे तो प्लस, और माइनस और माइनस करेंगे तो प्लस। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग चले आते हैं तो इसका रेडियस कितना निकल जाएगा, तो g का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर 25, f का स्क्वायर तो यानी 19 का स्क्वायर 361 माइनस c। और इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो भाई कितना हो जाएगा, 361 में से 286 घटाते हैं तो 11 में से 6 गया 5 बचा, 15 में से 8 गया 7।
ठीक घटाए हैं भाई, और बाकी का 75 और यहाँ का कितना हो गया 100, ये 25 और 75 100, 100 का वर्गमूल 7 होता है। ठीक है भाई, कोई समस्या तो नहीं है। अच्छा यहाँ पे, अब यहाँ पर हम लोगों ने ये भी निकाल लिया, अब आगे का क्या? ठीक है, आगे का क्या? अब देखो यहाँ तक निकल गया, बहुत अच्छा मैथ है। चूंकि अगर आपको एक एडवांस लेवल सिखाना, चूंकि हमारा टाइटल ही है बेसिक टू एडवांस, तो उसके लिए सिखा रहे हैं। अब देखिए ये 2 सर्कल है, एक सर्कल का सेंटर आया है -3 और 4, और एक सर्कल का सेंटर आया है 5 और 19। फिलहाल मेरी बात मान के, ठीक है, झूठ मूठ का मान के इनके बीच का डिस्टेंस निकालने का प्रयास करें, ऐसे ही मान करके, ठीक है ना, गाली वाली जो भी करना है मान के चलिए कि ऐसा टीचर बोल रहा, थोड़ा लंबा बनाने को बोल रहा। तो फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, दोनों के x का घटाव का स्क्वायर, तो दोनों का x घटाते, उल्टा साइड से घटाते हैं, सुविधा होगा। 5 माइनस माइनस प्लस यानी 8 हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर, 19 माइनस 4 यानी 15 का स्क्वायर। अगर आप 8 15 का ट्रिपलेट जानते हैं तो 17, अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करके रूट निकाल लीजिएगा तो भी निकल जाएगा। इसका मतलब मुझे बताइए दोनों वृत्त के बीच का डिस्टेंस कितना आया, केंद्रों के बीच की दूरी 17। अगर हम लोग गौर करेंगे तो दोनों की त्रिज्या कितनी थी 7 और दोनों की त्रिज्या 10 थी। मुझे एक बात बताइए, अगर ये डिस्टेंस 7 है और मैंने यहाँ पे टच कराया, अगर ये डिस्टेंस 10 है ना, अब ये बड़ा छोटा मत करने लगिएगा। मुझे बताइए अगर ये पूरा डिस्टेंस मैंने अभी सॉल्व किया तुरंत तो 17 आया, ये कैसे संभव है? ये तभी संभव है जब दोनों वृत्त बाह्यतः स्पर्श करेगा, और ये 7 और 10 तब ना 17 होगा, थोड़ा थोड़ा दूर चला जाएगा, तो कैसे संभव है? तो इससे अपने को एक बात स्पष्ट रूप से पता चला कि दोनों वृत्त अगर बाह्यतः स्पर्श करेगा तभी ये वाला कंडीशन पॉसिबल है। और थोड़ा सा ज्योमेट्री हमारा ये कहता है कि R बराबर D1 प्लस D2, यानी हम लोग का दोनों के बीच का जो आपका जो डिस्टेंस हो गया, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यार R1 थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया, R1 प्लस R2 बराबर D, ये D पूरा गोटा आ गया, तो आप समझ सकते हो कि ये आया। अब असली लास्ट पोर्शन पे आते हैं, ध्यान रखिए, अब सवाल में आ जाते हैं। उभयनिष्ठ प्रत्यक्ष स्पर्श रेखा, प्रत्यक्ष स्पर्श रेखा मतलब दोनों का कॉमन टेंजेंट लाइन, तो यार जब दोनों स्पर्श करेगा तो एक ही खींच पाइएगा, यानी उभयनिष्ठ स्पर्श का आंसर हो गया 1। अनुप्रस्थ क्या होता है? अनुप्रस्थ हमेशा टेढ़ा होता है, तो मुझे बताइए अगर बाह्यतः स्पर्श करेगा तो टेढ़ा खींचा जा पाएगा? नहीं, तो इसका संख्या 0। कब खींचा जाएगा सर अनुप्रस्थ? जब ये बाह्यतः स्पर्श ना करें, तभी देखिए ऐसे एक आ सकता है और ऐसे एक आ सकता है, इस तरह से आ सकता है और इस तरह से। तो पता कैसे चलेगा सर कि जब बाह्यतः स्पर्श, तो ये दोनों इक्वल नहीं होगा करने से, जब नहीं होगा तो ये नहीं टच करेगा, और नहीं टच करेगा तो अनुप्रस्थ कितना बन पाएगा? 1 2 3 4। बहुत बेहतर सवाल था, ठीक है, उम्मीद करेंगे कि भाई आप समझ चुके होंगे। आगे चले, आखिरी हम लोग कंसेप्ट पे आ जाते हैं, और इस चैप्टर का लास्ट, मिरर इमेज। आइए बनाते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे पास है, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज फॉलोइंग पॉइंट व्हेन द एक्स इज व्हेन रिफ्लेक्टेड इन एक्स एक्सिस। इसका रामबाण उपाय बता देते हैं। जब बोलेगा कि किसी का मिरर इमेज बताओ एक्स एक्सिस के लिए, तो हमेशा याद करना कि एक्स एक्सिस का बोला तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, वाई बदलेगा। समझ रहे हैं? तो अगर आप मुझे बताइए, जैसे देखिए अगर आप एक फोटो बना के दिखाते हैं, मान लीजिए कि ये वाला पॉइंट 2 है, ये वाला पॉइंट 2 है, तो हम इसका उल्टे दिशा में आईना रखना है। हम बस इसका मतलब समझा देते हैं। तो उल्टा दिशा में अगर y में 2 है तो आईना यहाँ रहेगा।
और मुझे बताइए इसका परछाई, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इधर नीचे बनेगा। तो यार कॉमन सेंस है, अगर ऊपर में प्लस है तो नीचे में माइनस बनेगा। इससे कहानी स्पष्ट हो गया कि प्लस है तो माइनस में आंसर, माइनस है तो प्लस में। क्या है, कुछ भी नहीं है। तो अब सवाल का आंसर फटाफट से लिख देते हैं। मैंने क्या बोला कि x एक्सिस लिखा है तो x वाला सेम होगा, y बदलेगा। तो यहाँ पे देखो सबका x सेम होगा, हम डायरेक्ट क्वेश्चन में ही चेंज कर रहे हैं, y बदल जाएगा। तो पहला का आंसर माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस तो खत्म हो गया कहानी। आगे चलते हैं। इसी का उल्टा, फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ द फॉलोइंग इन y एक्सिस। मतलब इसमें y सेम रहेगा, x को बदल दो, यानी y ये सब सेम रहेगा। x को बदलो, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस, कहानी खत्म। आगे चलते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन टू विच द फॉलोइंग पॉइंट्स आर मैप्ड। जब भी आपको बोलेगा ओरिजिन, तो ओरिजिन जब भी बोलेगा तो दोनों बदलेगा और साइन बस बदलना है। समझ रहे हैं, ओरिजिन से जब भी बोलेगा तो साइन बदल देना है, ठीक है। जैसे 4-9 हम एक ग्राफ बना के दिखाते हैं। आप मुझे बताइए 4-9 का प्लॉटिंग कैसे होगा। तो 4-9 का प्लॉटिंग यहां कहीं ले लें, ये आपका 4-9 है ना, ये आपका 4-9 है, इस तरह से। अब इसका इमेज कहां बनेगा, तो इसका उल्टा दिशा में रखिएगा। तो 4 का चला जाएगा इधर में, और माफ करिएगा 4 का चला जाएगा इधर में और 9 का चला आएगा नीचे में, क्योंकि मूल बिंदु में रखना है ना। तो मूल बिंदु सोचिएगा तो x का उल्टा साइड चला जाएगा, y का उल्टा साइड। तो क्या हो रहा, साइन ही तो बदल रहा ना। इसका मतलब आप समझ चुके हैं, मूल बिंदु में दोनों चेंज होगा। तो पहले का आंसर -4 -9, क्योंकि दोनों माइनस था। इसमें देखो माइनस का हो जाएगा प्लस और प्लस का हो जाएगा माइनस, इसमें माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, इसमें प्लस प्लस। आंसर खत्म करिए, आगे बढ़िए। इसके बाद कहता है कि व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट दिस इन द लाइन y = 2। ये एक बहुत बेहतर ढंग का सवाल है, आपको सिखाते हैं ये कैसे बनेगा। क्योंकि मुझे बताइए y = 2 बोला है तो x को वही रखिएगा। अब देखो ये सवाल क्या कहता है, एक लाइन बनाते हैं, एक लाइन बनाते हैं। सोचिए ये एक पॉइंट, ऐसा सवाल होने से क्या करना है वो सिखाना मेरे को बनता है। ये आपका एक पॉइंट है, ठीक है, y = 2 है, y = 2 है, ठीक है। ये आपका 3 और 1 है। अच्छा, यहाँ पे एक काम करते हैं, ये 3 और 1 यहाँ पे लीजिए, इसका बहुत अच्छा उपाय बताते हैं। अब आप, मैंने क्या बोला कि y = 2 है, तो सोचो यहाँ x का मान वही रहेगा, x का मान 3 ही रहेगा, और ये मेरे को नहीं पता है, ये मेरे को नहीं पता है, ठीक है। अब आपको सोचना ये है कि x का मान, और ये हमेशा सोचना जब भी इमेज बनेगा तो ये वाला पॉइंट इसका मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट कैसे निकालते थे याद है, y = y1 + y2/2। x क्यों नहीं कर रहे हो सर, क्योंकि x तो सेम रहेगा। तो y मतलब यहाँ पे कितना है, x का काम कर रहा, y तो मेरे को x का काम कर रहा, और यहाँ पे y मिड पॉइंट कितना है, -1। y1 मतलब x ही है, y2 मतलब ये बट्टा में 2, तो -2, x का मान 2, x बराबर कितना आ जाएगा, 4। क्लियर है भाई, ठीक है। तो आंसर हमारे को चला जाएगा 4। तो ये सवाल आप लोग कर लेना होमवर्क में, और एक सवाल होगा, ठीक है, ये आप ट्राई करिएगा, नहीं होगा तो बता देंगे। बस ये 3 क्वेश्चन है, जिसमें ये मैंने आपको, माफ कीजिएगा, ये मैंने आपको नया ट्राई करने को बोला, और ये एक नया ट्राई। अगर बन जाए तो बहुत बेहतर है, नहीं तो फिर हम कभी बता देंगे। अच्छा, एक टाइप और है यार, और ये आप लोग के लिए रहेगा एक होमवर्क। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, और यही हमारा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। इसमें ये सवाल तो बहुत आसान है, आप इनको ट्राई करिएगा, इनको, ये बी और सी। तो ये आपके लिए रहा होमवर्क, मुझे बताइएगा, और नहीं तो हम ही आपको बता देंगे। चलिए भाई, कैसा क्लास लगा मुझे बताइएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका खत्म हो चुका है।